नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। हम रसायन से महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला कर रहे थे। इसी सीरीज में आज हम देखेंगे कि सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अक्रिय गैसों से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, उससे संबंधित किस प्रकार से प्रश्न आपको बनने चाहिए, ये सब हैं इसी के सीरीज लेकर आए हैं। और इस प्रश्न में आपको ये सारे जो है आपके सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अक्रिय गैस जो है वो कवर हो जाएंगे। अक्रिय गैस अर्थात निष्क्रिय गैस जिसे कहा जाता है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपको पूछा गया है नोबल गैस के बारे में। प्रश्न क्रमांक 1 है, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड? सभी कमेंट करते जाइए, अपना अपना उत्तर कमेंट करके बताइए कौन सा गैस जो है वो नोबल गैस के अंतर्गत या नोबल गैस कहलाती है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? नोबल गैस अर्थात किसको कहा जाता है? आपका हीलियम को कहा जाता है, याद रखिएगा। सही आंसर होगा इसका हीलियम। देख लेते हैं। यह फैक्ट आपको इसलिए कराया जा रहा है ताकि आप इससे संबंधित और प्रश्न अगर मिले आपको एग्जाम हॉल में तो उससे घबराना नहीं है। एमसीक्यूज इसीलिए जो है आपको लाया गया है ताकि आप जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसको भी नोट करते जाइए ताकि आप इससे संबंधित और प्रश्न कर सकें। देखिए, आवर्त सारणी के समूह 18 में 6 तत्व हैं। समूह 18 जो है आपका, मैंने बताया था आवर्त सारणी में एक ग्रुप होता है और दूसरा जो होता है आपका आवर्त होता है। ठीक है, तो समूह 18 जो होता है उसमें 6 तत्व है, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान तथा रेडान। ये जो 6 तत्व हैं ये क्या कहलाते हैं? सामान्यतः अक्रिय गैस कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें नोबल गैस कहा जाता है। ये सभी सामान्यतः पर रासायनिक रूप से अक्रिय गैसें हैं। ये गैसें उत्कृष्ट धातुओं जैसे प्लेटिनम एवं गोल्ड के समान मुक्त अवस्था में ही पाई जाती हैं। ठीक है, नोट डाउन, इस सबको नोट कीजिए। इनमें रासायनिक क्रियाशीलता का अभाव होता है। ठीक है, और अतः इन्हें उत्कृष्ट गैस या क्या कहा जाता है? इन सभी को 6 तत्व जो है उनको नोबल गैस के नाम से जाना जाता है। तो अगर पूछे ऑप्शन में अगर हीलियम ना हो, नियॉन दे दिया जाए या जिनॉन दे दिया जाए, रेडॉन दे दिया जाए, तो ये सभी जो क्या है आपका नोबल गैस है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है आपका, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे अधिक है? जो दिया गया है उसी में से बताना है। ऑप्शन ए है आर्गन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है आपका ऑक्सीजन। किस गैस की प्रतिशत मात्रा अधिक है बताना है। क्या होगा इसका सही आंसर? आपका वायुमंडल में सबसे कम पूछा गया है। सबसे कम किसका है? यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। देखिए प्रतिशत कितना कितना है सभी का देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जो है आयतन की दृष्टि से जो है नाइट्रोजन का कितना है? लगभग 78% है। अगर प्रश्न यही पूछ लिया जाता कि सबसे कम जो पूछा गया उसको पूछ लिया जाता सबसे अधिक किसका है, तो वहां पर आंसर हो जाता आपका नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का इस संदर्भ में दूसरा स्थान है। दूसरा सबसे ज्यादा जो है वो आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। कितना प्रतिशत? 20.95% जो है, लगभग 21% जो है आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। और आयतन की दृष्टि से वायुमंडल में आर्गन गैस की जो मात्रा है वो 0.93% है। उसके बाद आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सबसे कम है, 0.03% जो है पाई जाती है। इसके अलावा धूल के कण भी पाए जाते हैं वायुमंडल में। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न अभी जो मैंने बताया ऊपर डिस्क्रिप्शन उसी से संबंधित है, बन जाएगा। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है? ऑप्शन ए 10 से 11%, ऑप्शन बी 18 से 20%, ऑप्शन सी 40 से 20%, ऑप्शन डी है आपका 78 से 79%। कमेंट करके इसका आंसर दीजिए कि नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो वायुमंडल में कितनी है। मैंने बता दिया था सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? आपका नाइट्रोजन ही पाई जाती है। अगर दूसरा सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है तो उसको याद रखिएगा, ऑक्सीजन पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 78 से 79% जो है लगभग नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में पाई जाती है। देखिए आयतन की दृष्टि से सब मैंने बता दिया है, इसको क्रम वाइज नोट कर लीजिए। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन लगभग 21% है,
आर्गन जो है 0.93% है, और इसमें आपका एक और है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% है। ठीक है, इसको नोट कीजिए अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 4 है, कौन गैसीय चक्र नहीं है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन N2, ऑप्शन बी ऑक्सीजन O2, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन H2। सरल है प्रश्न, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा, पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि कौन कौन सा चक्र वायुमंडल में है। तो देखिए, नाइट्रोजन चक्र तो होता है ना, दूसरा है ऑक्सीजन चक्र भी होता है, कार्बन चक्र भी होता है, आपका हाइड्रोजन चक्र जो है वो आपका वायुमंडलीय में नहीं होता है, गैसीय चक्र नहीं है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गैसीय चक्र क्या होता है देख लेते हैं। गैसीय चक्र में पदार्थ का मुख्य भंडार स्रोत क्या है? वायुमंडल एवं महासागर होते हैं। और गैसीय चक्र में कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र एवं जल चक्र इसमें सर्वप्रमुख होते हैं। आप ये 4 चक्र के बारे में ही पढ़ते हैं हमेशा, और इन्हीं 4 चक्रों से है जो आप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको एग्जाम हॉल में। और इन चक्रों को भी अच्छे से कीजिए, अगर अभी तक इसको नहीं पढ़े तो एक एक बार देख लीजिए कि ऑक्सीजन चक्र कैसे चलता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और जल चक्र। हाइड्रोजन चक्र नहीं होता है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 है, गोताखोरों के सांस लेने संबंधित क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा हीलियम, ऑक्सीजन तथा आर्गन, ऑक्सीजन तथा नियान। कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए फास्ट नहीं हो रहा है, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए आंसर, और इसको अच्छे से पढ़िए। एक भी प्रश्न आपको छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में, सारे प्रश्न एक बार पढ़ लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन जो बताया जा रहा है उसको अच्छे से लिखिए। क्या होगा इसका सही आंसर जो है, गोताखोर सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग किए जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन के साथ याद रखिएगा हीलियम लेके जाया जाता है, नाइट्रोजन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन तथा हीलियम। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण क्या होता है? गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा जो है वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलेय होता है। ठीक है, हालांकि विभिन्न परिस्थितियों में गोताखोरों द्वारा क्या है, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा हीलियम का भी ट्रेमिक्स, ठीक है, 3 गैसों का मिक्सर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम, तीनों का मिक्सअप भी उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसा मिल जाए कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम, तो इसका सही आंसर लेना है आपको हीलियम को। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, जल्दी जल्दी आंसर दिया कीजिए, और सेशन कैसा लगता है आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। प्रश्न क्रमांक 6 है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? त्रिभुजाकार पिरामिड, अष्टफलकीय, समतलीय या चतुष्फलकीय? जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी जल्दी कमेंट किया कीजिए, है ना। ऐसे आकृति भी पूछ दिया जाता है, ऑक्सीजन, ये भी पूछा जाता है आपका हाइड्रोजन जो होता है इसके बंध के बीच कितने अंश का कोण होता है ना। ये सब जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन में आपको एक बार और इसमें बता देंगे हाइड्रोजन का। ठीक है, कार्बन से संबंधित अगर कुछ रहेगा तो उसको अच्छे से बता देंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड का जो है अणु का आकार कैसा होगा? अष्टफलकीय होगा। सल्फर हेक्साफ्लोराइड पूछा गया, सॉरी हेक्सा मतलब 6, SF6 होगा इसका, SF6। देखिए SF6 अणु का आकार जो है क्या होता है? अष्टफलकीय होता है। इसमें एक सल्फर परमाणु जो है 6 फ्लोरीन परमाणुओं से घिरा हुआ रहता है, और सल्फर परमाणु अणु के केंद्र में होता है, और फ्लोरीन जो है परमाणु के इसके चारों ओर व्यवस्थित होता है। कुछ इस प्रकार से आपका सल्फर रहेगा, आपका 6 जो होगा आपका फ्लोरीन होगा, सॉरी इस प्रकार से 6 जो आपका जो है क्या होगा? फ्लोरीन होगा। सल्फर परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के 6 जोड़े होने के कारण सल्फर हेक्साफ्लोराइड में क्या होता है? आपका अष्टफलकीय ज्यामिति होती है। याद रखिएगा, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए।
इसके बाद देखते हैं सल्फर के बारे में। सल्फर हेक्साफ्लोराइड क्या होता है? एक रंगहीन गंधहीन गैस है। यह एक बहुत ही सघन गैस है, इसलिए यह क्या होता है? मुख्य रूप से हवा की सबसे निचली परतों में रहती है और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट, इंटरप्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक पाइपिंग और गैसी इंसुलेटर में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, प्रयोग पूछ लिया जाएगा तो बनना चाहिए। ठीक है, चलिए सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए कैसा लगता है, हमारा सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 है आपका, जल में आसानी से घुलनशील है कौन सा? कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया या आयोडीन? आसानी से घुलनशील पूछा गया है। ठीक है, घुलनशील तो सभी है लगभग, लेकिन आसानी से, एकदम आसानी कौन सा घुल जाता है आपका? अमोनिया। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अमोनिया जो है एक जल में जो है आसानी से घुलने वाला तत्व है, मिक्सअप है, यौगिक है, सॉरी। जल एक ध्रुवीय यौगिक है तथा जल के अणुओं के मध्य एक प्रबल विद्युतीय क्षेत्र होता है जो गैसें के अणुओं में द्विध्रुवीय आघूर्ण प्रेरित करता है। बताया था मैंने, जल के अणुओं में द्विध्रुवीय होता है, नकारात्मक और सकारात्मक। वे गैसें जिनमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु जल के अणुओं के साथ जो है सरलतापूर्वक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, वे जल में क्या होते हैं? अधिक घुलनशील होते हैं। जैसे अमोनिया, अमोनिया में देखिए आपका NH3 होता है, ठीक है, जो कि H2O के साथ जल्दी से घुलनशील हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड? आंसर जो है कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा। ये तो लगभग सभी से बनना चाहिए कि जो है लाफिंग गैस कौन सा है, याद है, मुंह जुबानी याद होना चाहिए। नाइट्रस ऑक्साइड जो है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है आपका क्या है? लाफिंग गैस होता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसका फॉर्मूला है N2O, NO2 नहीं, N2O को हास्य गैस भी कहा जाता है। इसे सूंघने पर क्या होती है? हंसी आती है, देखेंगे आप। इसे शल्य क्रिया के समय निश्चेतक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एनेस्थीसिया के रूप में भी किसका प्रयोग किया जाता है? आपका N2O, इसको याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। चलिए देखते हैं जल्दी से अगला प्रश्न। कमेंट करके बताते जाइए सभी भाई, लाइन से कमेंट कीजिए, आप सही बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, कमेंट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 9 है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? तो अभी हमने देखा कि एनेस्थीसिया लाफिंग गैस, इसका क्या कहा जाता है? दूसरे नाम से नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। और इसे क्या है? इसका फॉर्मूला है N2O, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए, शल्य क्रिया के समय निश्चेतक के रूप में, एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, निश्चेतक का इंग्लिश में एनेस्थीसिया कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। प्रश्न क्रमांक 10 है आपका, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? आर्गन, नियान, जीनान या नाइट्रस ऑक्साइड? स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? कमेंट कीजिए जल्दी से आंसर इसका। ठीक है, याद रखिएगा, अभी हम लोग देख रहे हैं N2O नाइट्रस ऑक्साइड, तो उसे स्ट्रेंजर गैस नहीं कहा जाता है। ठीक है, उसे नहीं कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा आपका जीनान। जीनान को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्यों कहा जाता है? देखिए, हवा से भारी जीनान गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। परमाणु क्रमांक इसका 54 वाली इस गैस की खोज किसने की थी? विलियम रामसे एवं मॉरिस ट्रेवल्स ने 1898 में की थी। और इसकी वायुमंडल में मात्रा जो है कम होती है। आपको कमेंट करके बताना है, इसे स्ट्रेंजर गैस
क्यों कहा जाता है जीरान को, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सभी कमेंट कीजिएगा। क्या होता है आपको देखना है कि आपको भी पता है कि नहीं। ठीक है, बताएंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार आप कमेंट कीजिए, आप उसको ढूंढेंगे देखेंगे तो आप वो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। प्रश्न क्रमांक देखते हैं अगला। 11वां प्रश्न है, नाइट्रोजन मुक्ति से होता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि, स्थल मंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि, स्थल मंडल तथा वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित, ऑप्शन डी नाइट्रीकरण बैक्टीरिया का विनाश। जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा इसका। नाइट्रोजन मुक्ति से क्या होता है ये बताना है। क्या होगा इसका सही आंसर आपका। नाइट्रोजन मुक्ति से क्या होता है भाई। वृद्धि नहीं होती है आपका। मात्रा जो होती है स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो अप्रभावित रहती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देख लेते हैं नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र जो होता है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन का उसके भिन्न भिन्न रासायनिक रूपों में रूपांतरण होता रहता है। और नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत आने वाली प्रमुख प्रक्रियाओं में कौन कौन सी है, नोट डाउन। स्थिरीकरण किससे संबंधित है, नाइट्रोजन चक्र से। खनिजीकरण नाइट्रोजन चक्र से संबंधित है। नाइट्रीकरण तथा नाइट्रोजन मुक्ति इसमें जो है प्रमुख है। नाइट्रोजन मुक्ति एक अवायवीय प्रक्रिया है जो कि अनाइट्रिक कारक जीवाणु द्वारा संपन्न की जाती है। कौन से बैक्टीरिया होती है, उस बैक्टीरिया का नाम मुझे कमेंट करके बताइए नाइट्रोजीकरण की प्रक्रिया में। ठीक है, इस प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रेट तथा नाइट्राइड आयन का नाइट्रोजन में रूपांतरण होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन मुक्ति के स्थल मंडलीय और वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा जो है अप्रभावित रहती है नाइट्रोजीकरण की प्रक्रिया में। ठीक है, मुक्ति में। चलिए सभी कमेंट करके आंसर बताते जाइए। सही आंसर देना है आपको बिल्कुल। प्रश्न क्रमांक 12 है, वायु यानी के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम या नियान। सही आंसर बताइए क्या होगा। वायुयान के टायरों में कौन सा गैस भरी जाती है। हीलियम नहीं भरी जाती है। याद रखिएगा, आपका नाइट्रोजन जो है वो वायुयानों के टायरों में भरने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी नाइट्रोजन बाइक में भी भरी जाती है, आप देखेंगे बाइक में भी नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ठीक है, वायुयान के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है और वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत उच्च होता है, जिससे क्या होता है वायुयान को उतरते एवं रुकते समय जो है टायरों में विस्फोट होने की प्रबल संभावना होती है। और हीलियम और हाइड्रोजन क्या है, आपका ज्वलनशील गैस है, इससे नहीं किया जाता प्रयोग उसका। नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण जो है टायरों में विस्फोट की संभावना जो है होती है कम होती है। इसीलिए देखेंगे उसका वायुयान के जो टायरें हैं उसमें नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, उसमें हीलियम या हाइड्रोजन गैस नहीं होता है। अच्छे से नोट कर लीजिए इसको। प्रश्न क्रमांक 13 है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं, मैग्नीज, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम या सल्फर। कौन सा तत्व है जिसकी कमी को पूरा करने के लिए ऐसा किया जाता है भाई। तो याद रखिएगा कौन सा तत्व है, कमेंट कीजिए। नाइट्रोजनीकरण की प्रक्रिया, नाइट्रोजन तत्व की कमी को पूरा करने के लिए जो है कीटभक्षी पौधे जो हैं कीटों को पकड़ते हैं और उनको खा जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन चक्र आप पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से देखेंगे। नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है और कीटभक्षी पौधे प्रायः ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की भूमि जो है उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। इसीलिए ये कीटों को मारकर उनके शरीर से क्या प्राप्त करते हैं, नाइट्रोजन तत्व ग्रहण करते हैं ताकि उनकी नाइट्रोजन की कमी जो है वो पूरी हो सके। कीटभक्षी पौधों की लगभग 440 प्रजातियों का पता लगाया जा चुका है और भारत में ये पौधे जो है दार्जिलिंग, नैनीताल, कश्मीर आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। ड्रोसेरा करके एक पौधा आता है, वो जो होता है आपका कीटभक्षी होता है। इसके अलावा और कौन सा कीटभक्षी पौधा है,
एक बार आप कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, ड्रोसेरा का पौधा है जो कीट जब आते हैं तो वो अपने पत्तों को बंद कर लेता है और उसको खा जाता है कीटों को। प्रश्न क्रमांक 14, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की या जल की। सरल है बिल्कुल, अभी मैंने बताया थोड़ा देर पहले कि कीटभक्षी अपने जो कीटों को खाने के लिए जो पौधे होते हैं, कीटों को खाते हैं, वो कीटभक्षी जो पौधे होते हैं तो किस तत्व की कमी को पूरा करते हैं, नाइट्रोजन तत्व की कमी को पूरा करते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर नाइट्रोजन तत्व की कमी पूरा कर रहे हैं इसका मतलब उनकी उस मिट्टी पे क्या नहीं होगा, नाइट्रोजन तत्व उपस्थित नहीं होगा, जिसके कारण वो जो है उसको खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसको बिल्कुल सही आंसर होगा, नाइट्रोजन। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, कीटभक्षी पौधे प्रायः ऐसी भूमि में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन का क्या होता है, अभाव या कमी होता है। ये पौधे अपने नाइट्रोजन की आवश्यकता पृथ्वी से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को अवशोषित करके पूरा नहीं कर पाते हैं और ये पौधे अपने नाइट्रोजन की आवश्यकता कीटों को पकड़कर तथा उनका पाचन करके पूरा करते हैं। इस कार्य के लिए इनमें विशेष पोषण विधियाँ विकसित होती हैं नाइट्रोजन के लिए। उदाहरण के लिए देख लीजिए, आपने कमेंट किया है कि नहीं, मैंने बताया था ड्रोसेरा का, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सा है नोट कर लीजिए, नेपंथिस, डायोनिया, ड्रोसेरा तो बता दिया था, यूट्रिकुलेरिया, ये सारे जो है कीटभक्षी पौधे हैं और ये कीटभक्षी पौधों को खाकर अपना किस तत्व की कमी पूरा करते हैं, नाइट्रोजन तत्व की कमी को पूरा करते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है, लाल शैवाल, भूरा शैवाल, हरा शैवाल, नीला हरा शैवाल। सरल प्रश्न है, पढ़ते आ रहे हैं इसको, बायो में भी पढ़े होंगे और देखेंगे अब जब बायो का एमसीक्यूज होगा तो कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। नीला हरा शैवाल इसका सही आंसर होगा। कौन सा है, जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित आपका नीला हरा शैवाल, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नील हरित शैवाल जो है आपका जलीय पौधों का एक क्या है, ऐसा समूह होता है जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। नोट कर लीजिए इसको, साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये किस प्रकार का एक कोशिकीय जीवाणु होता है और इस जीवाणु को धान की फसल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में क्या किया जाता है, संस्थापित करने के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाता है। और नीलहरित शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में स्थिरीकरण करता है। या आपको अगर पूछा जाए कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा उत्तरदायी है तो नीलहरित शैवाल जो है उसका आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 16 है, सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी है हीलियम। वर्तमान में बताना है ना, अभी कौन सी गैस जो है गुब्बारों में भरी जाती है, इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट जल्दी जल्दी किया कीजिए, सेशन लंबा नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करेंगे तभी ना, कवर अच्छे से करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, ज़्यादा प्रश्न होगा तो सामान्य गुब्बारे में हाइड्रोजन नहीं भरी जाती है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन का प्रयोग पहले किया जाता था, अब जो है यूज़ किया जाता है आपका हीलियम। गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है, आमतौर पर गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। क्यों, हीलियम हाइड्रोजन के बाद क्या है, दुनिया की सबसे हल्की गैस है और हीलियम को नोबल गैस भी कहा जाता है, बताया था अभी मैंने शुरू में ही, ठीक है। उसके अलावा और कौन कौन सा है, रेडान, कप्तान, जिनान। इसीलिए क्या है, हीलियम के गुब्बारों में जो है आग नहीं पकड़ते हैं, अगर हाइड्रोजन डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ज्वलनशील हो सकता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 है, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह अपेक्षाकृत सस्ता है, अपेक्षाकृत कम घना होता है, अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति रखता है, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। कमेंट करके आंसर दीजिए इसका। अभी मैंने थोड़ा देर बताया कि पहले जो हाइड्रोजन यूज़ किया जाता था लेकिन अब हाइड्रोजन नहीं किया जाता है, हीलियम किया जाता है, उसका कारण क्या है, और इसका कारण भी मैंने बताया था कि हाइड्रोजन जो है वो ज्वलनशील है अपेक्षाकृत किसके, हीलियम के, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। कौन सा? हीलियम। हाइड्रोजन क्या है? अत्यधिक ज्वलनशील गैस है और वायु की ऑक्सीजन के साथ बहुत विस्फोटक रूप से क्या करती है? वो अभिक्रिया करती है। और हीलियम गैस की गुब्बारों को उठाने की शक्ति जो है हाइड्रोजन गैस की शक्ति का 92% भाग ही है, परंतु हीलियम गैस के अक्रिय तथा अज्वलनशील होने के कारण जो है इसे गुब्बारों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 18 है, अश्रु गैस है अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। अश्रु गैस किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी से बनता है भाई? एक बार कमेंट कीजिए तो हम जो करा रहे हैं प्रश्न वो सभी से बन रहा है लगभग। नहीं बन रहा होगा तो भी बताइएगा और अच्छे से कराया जाएगा, उसको डिस्क्रिप्शन जो है और बढ़ा दिया जाएगा। अभी उतना डिस्क्रिप्शन कराया जा रहा है जिससे जो है आपका एग्जाम कवर हो जाएगा, वो इम्पोर्टेंट फैक्ट ही होते हैं। चलिए, अश्रु गैस जो है आपका याद रखिएगा अमोनिया होती है, ऑप्शन नंबर ए। और अश्रु गैस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए जो है वो आपका अश्रु गैस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मानव नेत्र के संपर्क में आने से क्या होता है? आंखों में जलन होने लगती है अश्रु गैस का। वो कौन सा है? अमोनिया। अश्रु टपकने लगते हैं। अल्फा क्लोरो एसिटोफिनान, एक्रोलिन आदि कुछ प्रमुख जो है अश्रु गैस हैं। और अश्रु गैस में क्या होता है? आपका अमोनिया NH3 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ये पॉइंट याद रखिए आपका एसिटोफिनान, एक्रोकोलिन आदि जो है क्या है? एक प्रकार के अश्रु गैस है। एसिटोफिनान, एक्रोकोलिन। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, याद रखिएगा। निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, H2, SO2, NH3 या डी है आपका Cl2। तो अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया क्या कि अमोनिया को जो है अश्रु गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है और अमोनिया का जो फॉर्मूला है वो NH3 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NH3। इसमें बताया था कौन कौन सा अश्रु गैस है, एसिटोफिनान, एक्रोलिन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। और अमोनिया लिख दिया जाएगा कहीं पर, NH3 लिख दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि इस ऑप्शन में वहाँ पर अमोनिया लिखा था ऊपर में, लेकिन यहाँ पर देखिए आपका सिर्फ H2O, SO2, NH3 या Cl2 ऐसे लिखा हुआ है, तो उसको याद रखना है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल्दी नहीं हो रहा है, चिंता मत कीजिए। ठीक है, बताइए अगला प्रश्न क्रमांक 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन। आंसर कमेंट करके बताइए जल्दी से। सामान्य ताप पर जो है, सामान्य ताप पर जो है ठोस अवस्था में होता है वो कौन सा तत्व है, ये कमेंट करके बताना है। तो कौन सा तत्व है वो आपका ब्रोमीन नहीं है। आयोडीन जो है आपका, ब्रोमीन द्रव अवस्था में रहता है, आयोडीन जो है सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। चलिए देख लेते हैं। STP, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक तापमान और दबाव पर क्लोरीन एवं फ्लोरीन गैसें हैं। ठीक है, सामान्य ताप पर क्या होगा? क्लोरीन और फ्लोरीन जो है वो आपका गैसीय अवस्था में पाया जाता है। नोट कर लीजिए। ब्रोमीन जो है वो आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसी प्रश्न को पूछ सकता है, निम्नलिखित में कौन सी जो है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो उसका आंसर हो जाता है आपका ब्रोमीन। जबकि आयोडीन एक नीले काले रंग का क्या होता है? अपारदर्शीय क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो सामान्य ताप पर आपका जो है कौन सा ठोस होता है? आयोडीन, जिसमें चमक होती है। किसमें? आयोडीन में। इस तरह आयोडीन जो है सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में विद्यमान रहता है। तो इसको नोट कर लीजिए। क्लोरीन और फ्लोरीन गैसें हैं। आपका ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में है। ब्रोमीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। ब्रोमीन जो है सामान्य ताप पर किस अवस्था में रहता है? तो उसका सही आंसर होगा द्रव अवस्था में रहता है। चलिए
बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है? ग्लाइसिन, एलानिन, सेरिन या उपयुक्त सभी? कमेंट कीजिए इसका आंसर। ऑप्टिकली सक्रिय से क्या समझते हैं? प्रकाश के प्रति जो है आपका सक्रिय कौन सा है ये पूछा गया है, ये कौन सा नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ग्लाइसिन, ऑप्शन नंबर ए। ग्लाइसिन जो है ऑप्टिकल सक्रिय नहीं है, बाकी एलानिन, सेरिन जो है आपका ऑप्टिकली सक्रिय होता है। और ग्लाइसिन क्या है देख लेते हैं। ग्लाइसिन जो है एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र है NH2CH2COOH। जब हम हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि ये फार्मूला भी कैसे बनता है, इसके सूत्र कैसे बनते हैं, इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, यह सामान्यतः प्रोटीन में पाए जाने वाले 20 अमीनो अम्ल में सबसे छोटा होता है और यह ऑप्टिकली सक्रिय नहीं होता है। याद रखिएगा, ऑप्टिकली सक्रिय वो नहीं होता है। कौन सा? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन। प्रश्न क्रमांक 22 है, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? सबसे पहले तो आपको एक चीज नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से। हैलोजन जो है, हैलोजन में कौन कौन से तत्व आते हैं? हैलोजन समूह जो कहा जाता है उसमें कुछ तत्व शामिल है, उनमें से कौन सा तत्व, कौन कौन से तत्व आते हैं अभी मैं बता दूंगा। और इसमें सबसे अभिक्रियाशील कौन सी है ये पूछा गया है। तो सबसे अभिक्रियाशील इनमें से कौन सी है आपकी? याद रखिएगा, फ्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, एस्टेटिन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब जो है इसमें सबसे अभिक्रियाशील जो है आपका फ्लोरीन होता है। हैलोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हैलोजन कौन से तत्व को कहा जाता है? आवर्त सारणी के वर्ग 17 के 5 तत्वों को क्या कहा जाता है? हैलोजन कहा जाता है, नोट कर लीजिए। और हैलोजन अत्यधिक अभिक्रियाशील अधातुक तत्वों की क्या है? एक श्रृंखला है। ये तत्व धातुओं से क्रिया करके लवण बनाते हैं। और इसमें कौन कौन सा शामिल है इसको अच्छे से कीजिए। 5 तत्व फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। 4 ऑप्शन था, पांचवा आपका एक जोड़ लीजिए एस्टेटिन। ये सभी क्या है? जो आपका हैलोजन समूह के तत्व हैं और इनमें सबसे क्रियाशील अभिक्रियाशील जो है वो आपका फ्लोरीन है। ठीक है, याद रखिएगा, हैलोजन समूह के 5 तत्वों को याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक 23 है, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन? कमेंट करके आंसर दीजिए इसका। पीड़ाहारी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है इनमें से? हैलोजन तत्व के 5 तत्वों को अच्छे से रट लीजिए। 5 तत्वों में से समूह में पूछा जाएगा कौन सा हैलोजन समूह का तत्व नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही आंसर आपका? ब्रोमीन जो है पीड़ाहारी की तरह एक प्रयोग किया जाने वाला हैलोजन समूह का तत्व है। ब्रोमीन, ब्रोमीन एक क्या है? चलिए देखिए ब्रोमीन क्या है। ब्रोमीन एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व है। यह आवर्त सारणी के हैलोजन समूह मतलब ग्रुप 17 में आता है, इसका हिस्सा है। और ब्रोमीन का रासायनिक प्रतीक जो है आपका Br है। ब्रोमीन एक लाल भूरे रंग का क्या है? तरल है। सामान्य अवस्था में बताया था कि ब्रोमीन जो है वो आपका तरल अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। और ब्रोमीन की यौगिकों का उपयोग जो है कीड़ानाशक के रूप में किया जाता है। नोट कर लीजिए, ब्रोमीन के कुछ यौगिक जैसे क्या है? धातु ब्रोमाइड औषधि के रूप में और फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग जो है आप बताया था, सिल्वर ब्रोमाइड यहाँ भी देख लेते हैं। चांदी ब्रोमाइड या इसे क्या कहा जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। और ये जो क्या होता है सिल्वर ब्रोमाइड, प्रकाश संवेदी होने के कारण जो है आपका फोटोग्राफिक प्लेट एवं कागज बनाने में बहुत मात्रा में काम आता है। पूछा जाएगा कि फोटोग्राफी प्लेट में कौन सा जो है प्रयोग किया जाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड या चांदी ब्रोमाइड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 24 है, सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है?
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन या आयोडीन? कमेंट कीजिए, बहुत सरल है। अभी तो हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन समूह का और ये हाइड्रोजन समूह से ही संबंधित है। याद रखिएगा आवर्त सारणी का 17वां ग्रुप जो है वो आपका हाइड्रोजन समूह होता है। हाइड्रोजन समूह में कौन कौन से तत्व आते हैं? 5 तत्व हैं। उन 5 तत्वों का नाम आपको याद होना चाहिए। क्या होगा इसका सही आंसर? क्या हो जाएगा? सामान्य द्रव अवस्था, क्या पूछा गया है? तत्व जो है द्रव अवस्था में द्रव के रूप में पाया जाता है सामान्य दाब पर। मैंने 2-3 बार बता चुका है कि जो ब्रोमीन है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्लोरीन और फ्लोरीन गैस अवस्था में पाया जाता है, ये भी बताया था। ठोस अवस्था में जो एक और कौन है वो आपको बताया गया था। कमरे के मानक ताप पर, अर्थात कितना है कमरे का मानक ताप? 25 डिग्री सेल्सियस पर केवल ब्रोमीन और मरकरी जो है वो द्रव रूप में पाए जाते हैं और इन्हें अपवाद भी बोला जाता है जो कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है। यद्यपि जो है सीजियम, रूबिडियम, फ्रेंसियम तथा गैलियम जो है कमरे के ताप पर या उससे कुछ अधिक तापमान पर किस अवस्था में? द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं। ठीक है। लेकिन क्या है, ब्रोमीन और मरकरी जो सामान्य जो है ताप है कमरे के ताप पर, यह मानक ताप उसी को कहा जाता है, उसमें जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए, ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, कमेंट करके बता दीजिएगा, लेकिन आपको जल्दी जल्दी प्रश्न बनाना है ना। ज़्यादा फास्ट करेंगे तभी तो एग्जाम में कवर हो जाएगा आपका। प्रश्न क्रमांक 25 है, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन एवं नियान, नियान और पारद वाष्प, नाइट्रोजन एवं नियान, और डी है आपका केवल आर्गन गैस। कंसेप्ट ट्यूबलाइट का अगर याद होगा तो एक बार में आपका आंसर बन जाएगा। फास्फोरस में क्या होता है? फास्फोरस की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है। क्या होगा इसका सही आंसर आपका? याद रखिएगा, ट्यूबलाइट में जो है नियान और पारद वाष्प भरी जाती है। ऑप्शन नंबर बी होगा, नियान एवं पारद वाष्प। क्या होगा? ट्यूबलाइट जो है प्रतिदीप्ति के सिद्धांत पर काम करता है। प्रतिदीप्ति क्या है? कमेंट करके एक बार बताइए। प्रतिदीप्ति का सिद्धांत जो है उस पर ये ट्यूबलाइट काम करता है और ट्यूबलाइट को फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट भी कहा जाता है। ठीक है। ट्यूबलाइट में गर्म गैस में परमाणुओं के साथ जो है मुक्त त्वरित इलेक्ट्रॉनों की टक्कर से प्रकाश उत्पन्न होता है और यही जो प्रक्रिया होती है ये आपका प्रतिदीप्ति का सिद्धांत होता है ना। इसमें कांच की नली प्रयोग की जाती है। ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसके अंदर क्या है, दीवारों पर फास्फोरस का लेप चढ़ाया जाता है। पूछा जाएगा अगर ट्यूबलाइट पर किसकी परत चढ़ी होती है, जो सफ़ेद सफ़ेद दिखता है आपको, वो होता है आपका फास्फोरस का लेप चढ़ा होता है। और ट्यूब के अंदर कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है? नियान या आर्गन होती है और उसके साथ साथ कुछ मात्रा में पारे के वाष्प जो है भर दिया जाता है। तो ऑप्शन में देखिए आपका आर्गन और नियान भी था, लेकिन जो है इसमें पारा ऑप्शन एक भी नहीं है। आर्गन और नियान भी था लेकिन पारद वाष्प जो होता है अल्प मात्रा में डाली जाती है, इसीलिए इसका आंसर लिया गया है आपका नियान और पारद वाष्प। ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिए। पारद वाष्प ट्यूबलाइट में भरी जाती है। ठीक है, तो इससे संबंधित जो प्रश्न इंपॉर्टेंट लगे वो सब करा दिया गया है। अब आगे देखते हैं और आगे टॉपिक इसमें कौन कौन सा बचा हुआ है उससे संबंधित सारे प्रश्न आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।